मौर्योत्तर काल के नाम से भी जानते हैं। कौन सा काल? मौर्योत्तर काल। ठीक है, अब देखिए अपने पास कोट था क्या? हर शिशु नींद में सुसु कर सकता है। देखो, हर शिशु नींद में, ये चिल्लाना नहीं पड़ते समय, मन में बोलना, हंस देगा कोई। ये गुप्ता, यहां तक जाना है। यहां से हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग हो गया, नंद वंश हो गया और ये मौर्य वंश हो गया। यहां से चालू करना है। ये कौन सा वंश है? शुंग वंश। कौन सा वंश? शुंग वंश। शुंग के बाद कौन आएगा? कण्व वंश। इसके बाद क्या आएगा? सातवाहन। सातवाहन को ही बोल दिया जाता है आंध्र सातवाहन। देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक का नाम था वृहदत्त। इस वृहदत्त की हत्या कर देता है इसी का एक सेनापति जिसका नाम रहता है पुष्यमित्र शुंग। नाम क्या था उसका? पुष्यमित्र शुंग। और गला काट के राजगद्दी पर लाता है और बोलता है आज से एक नया राजवंश आया। कौन सा वंश? शुंग वंश। और ये शुंग वंश बौद्ध धर्म के विनाश के लिए बना है। कौन से धर्म के विनाश के लिए बना है? इसे ही बौद्ध धर्म का विनाशक बोला जाता है। राजधानी बनाएगा ये विदिशा को। राजधानी किसको बनाएगा? विदिशा को। अपनी राजधानी बनाएगा विदिशा को। पहला बात, इसे ही बौद्ध धर्म का क्या बोला जाता है? विनाशक। इसने लगभग 84,000 बौद्ध स्तूपों को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय, समाप्त किया। लगभग 84,000। अच्छा, इसके पैरेलल में 4 विदेशी आक्रमण। कौन कौन सा? आई, एस, पी, के। अब ये कौन कौन सा? देखो, पहले आएगा इंडो ग्रीक, इसी को बोलते हैं हिंद यमन। हिंद यमन, हिंद यमन। इसका 2 बार अटैक होगा। किसके शासनकाल में? सुंगा डायनेस्टी में। इसका सबसे इंपॉर्टेंट राजा सुंग वंश का पहला राजा का नाम, संस्थापक का नाम पुष्यमित्र शुंग। सबसे इंपॉर्टेंट राजा अग्निमित्र शुंग। अग्निमित्र शुंग। और एक और याद रखना है, भागवत मित्र, भागमित्र शुंग। ये 3 ठो मेन राजा जानना है। ठीक है, इसमें पहला संस्थापक कौन? पुष्यमित्र शुंग। कौन? पुष्यमित्र शुंग। इसके शासनकाल में 2 बार का किनका अटैक होगा? इंडो ग्रीक। इसका आक्रमण होगा इंडो ग्रीक 2 बार। एक करने वाला रहेगा मिनांडर, एक कौन करेगा? मिनांडर। और दूसरा करेगा हेलियोडोरस। हेलियोडोरस, पहला का नाम मिनांडर। बाकी घटनाएं सब बता रहा हूं ध्यान से। 2 बार किसका आक्रमण हुआ? इंडो ग्रीक का। जब भी आक्रमण होता था पुष्यमित्र शुंग खुद नहीं जाता था, किसको भेजता था? अपना बेटा अग्निमित्र शुंग को। पुष्यमित्र शुंग के बारे में 2-4 बात बस जानना है। ये शुंगा डायनेस्टी का क्या था? संस्थापक था। ठीक है, ये भारत में पहला कौन सा वंश का स्थापना न्यू डाला? ब्राह्मण वंश का। वैष्णव धर्म का, विष्णु भगवान का उपासना यहीं से चालू हुआ। संस्कृत भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग या उपयोग भी इसी के समय में हुआ। इसी ने अपने शासनकाल में 2 बार अश्वमेघ यज्ञ कराया। इसी के राज दरबार में रहता था पतंजलि। और रहता था पतंजलि। और पतंजलि ही क्या कराया? 2 बार क्या कराया? अश्वमेघ यज्ञ कराया। अपने राज्य विस्तार के लिए क्या किया जाता था? अश्वमेघ यज्ञ। पतंजलि योग दर्शन के गुरु थे। काय के गुरु थे? योग दर्शन। और पतंजलि की एक रचना याद रखना है, महाविभाषा, महाभाष्य, सॉरी, महाभाष्य। इसी शुंग डायनेस्टी के समय में ही एक बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है जातक ग्रंथ। तो जातक ग्रंथ का भी रचना किस समय हुआ? शुंग डायनेस्टी में। साथ में याद रखना है, मनुस्मृति भी लिखी गई शुंगा डायनेस्टी के समय।
शुंग वंश के शासन काल में क्या लिखा गया? मनुस्मृति। इसी शासन काल में अष्टाध्यायी की रचना, अष्टाध्यायी की एक पुस्तक है, क्या, सॉरी, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? ये इतनी सारे ग्रंथों का क्या हुआ? रचना किया गया। कौन से डायनेस्टी में? शुंग डायनेस्टी में। याद रखना है भैया, इसने लगभग 84,000, कितने हजार? 84,000, 84,000 बौद्ध स्तूपों को क्या किया? डिस्ट्रॉय किया। कौन? पुष्यमित्र शुंग। इसने लेकिन 2 ठोक बौद्ध मठ, जिसका नाम है, देखो, सांची का 2 स्तूप, सांची और भरहुत, 2 स्तूप, सांची का स्तूप और भरहुत स्तूप। ध्यान से देखिए, सांची के स्तूप में जो खिड़कियां थी, खिड़कियां, उसको ये कॉपर का लगवाता है, तांबे की खिड़कियां लगवाएगा। मतलब किस 2 बौद्ध स्तूपों का रिनोवेशन कराया? तो सांची का और भरहुत। भरहुत स्तूप के बाहर चारों तरफ पत्थर का जंगला लगाया। जंगला बोलने का मतलब आप समझिए बाउंड्री वॉल। क्या कराया? बाउंड्री वॉल। तो 2 स्तूपों का क्या करवाया? रिनोवेशन कराया। कौन? पुष्यमित्र शुंग। सारी लड़ाई कौन लड़ता था? अग्निमित्र शुंग। सारी लड़ाई कौन लड़ता था? लेकिन कुछ समय पश्चात ये अग्निमित्र शुंग क्या हो जाता है? लाल पीला हरा नीला चक्कर में पड़ जाता है। अरे लाल पीला हरा नीला मतलब समझते हो ना? हाँ, इसकी हीरोइन का नाम रहता मालविका। इसकी हीरोइन का नाम क्या रहता है? मालविका। जैसे इसके जाल में फंसा, कहां लोल हो गया। क्या हो गया? लोल। और इसकी अग्निमित्र शुंग के ऊपर एक पुस्तक लिखेगा कालिदास, मालविका अग्निमित्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, मालविका अग्निमित्रम। ये इसकी हीरोइन मालविका और ये अग्निमित्र शुंग। इसी समय में बताया ना किसका आक्रमण होगा? हिंद यवनों का। हिंद यवन में सबसे पहला डेमेट्रियस, डेमेट्रियस को बोलते हैं मिनांडर, उसी का अन्य नाम क्या है? मिनांडर। मिनांडर। इस मिनांडर को पकड़ा नागसेन। इधर आ, इधर आ, इधर आ। मिनांडर को बुलाया, बैठ। नागसेन इसको बौद्ध धर्म का शिक्षा दे दिया। काय का शिक्षा दे दिया? मिनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाले गुरु का नाम क्या था? नागसेन। कौन था? नागसेन। कौन था? नागसेन। इसी नागसेन और मिनांडर के बीच के वार्ता को एक पुस्तक में लिख दिया गया। पुस्तक का नाम मिलिंद पन्हो। पुस्तक का नाम मिलिंद पन्हो। किस धर्म का पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म का पुस्तक। कौन से धर्म का पुस्तक? और आगे चल के जब इसका एक तीसरा शासक आएगा, कौन? भागवत मित्र शुंग। भागवत मित्र शुंग। इसके समय में आएगा, ये हिंद यवन का एक राजा रहेगा, एंटियाल किट्स। राजा का नाम एंटियाल किट्स का राजदूत हेलियोडोरस। वो बौद्ध धर्म का शिक्षा लेने आ रहता है। काय का शिक्षा लेने आ रहता है, लेकिन उसको बैठाते हैं और भागवत धर्म पढ़ा देते हैं। काय का शिक्षा दे देते हैं? वैष्णव धर्म। भागवत धर्म मतलब कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म। आपको दोनों याद रखना है। मिनांडर ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। जबकि हेलियोडोरस ने कौन सा धर्म अपनाया? भागवत या वैष्णव। इसीलिए एक ही क्वेश्चन आएगा, लाइन एकदम क्लियर स्पष्ट याद रखना है। मिनांडर का इसकी और नागसेन के बीच जो वार्ता हुआ, ये किस पुस्तक में है? मिलिंद पन्हो। दूसरा विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया या कौन आया? एंटियाल किट्स का राजदूत क्या नाम है? हेलियो। तो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, हेलियोडोरस ने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस। गरुड़ किसका वाहक था? विष्णु जी का। किसका वाहक था? यही क्वेश्चन बार बार आएगा। ये खत्म हो गया तेरा कौन सा? शुंगा डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी? शुंग डायनेस्टी। एक दो बातें और बची होगी, देख लेते हैं। चलिए, शुंग वंश। कौन सा वंश? ध्यान नहीं देना है, ध्यान नहीं देना है।
संस्थापक का नाम है पुष्यमित्र शुंग। राजधानी कहां बनाया ये? विदिशा में। और हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ भी कहां पर है? विदिशा में। इसीलिए शुंग वंश को भारत का पहला ब्राह्मण वंश माना जाता है। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक माना गया। किसको माना गया? पुष्यमित्र शुंग को। इसने लगभग कितने स्तूपों को नष्ट कर दिया? 84,000 स्तूपों को नष्ट किया। इसी के शासन काल में भागवत धर्म या वैष्णव धर्म की उपासना शुरू हुई। इसी के समय में सर्वाधिक विकास और प्रचार किसका हुआ? संस्कृत भाषा का। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार कौन सा यज्ञ कराया? अश्वमेध यज्ञ कराया। और इस अश्वमेध यज्ञ को कराने वाले किसके द्वारा कराया इसने? इसका नाम याद रखना है। क्या नाम है इसका? पतंजलि। पतंजलि की रचना याद रखना है महाभाष्य, और एक लिखा संस्कृत व्याकरण। और मैं आपको बता चुका हूं जातक ग्रंथ का भी संपादन इसी समय में हुआ। साथ में याद रखना है अष्टाध्यायी। ठीक है। और साथ में याद रखना है मनुस्मृति। ये सभी ग्रंथ की शासनकाल में लिखे गए शुंगा डायनेस्टी पे। ओके। हिंदू यूनानियों का पहला आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ, जिसके लिए उसने अपने पुत्र किसको भेज दिया? अग्निमित्र को भेज दिया। ये यवन राजा, हिंद यवन राजा कौन था? डेमेट्रियस। इसी को क्या नाम से जानते हैं आपने? क्या नाम से जानते हैं अपन? मिनांडर। इसको बुलाया कौन? बौद्ध भिक्षु नागसेन। बैठाया और काय का शिक्षा दे दिया? बौद्ध धर्म का। और बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के बाद तो सब क्या बोलते हैं? हथियार त्याग देते हैं। अशोक की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका शस्त्र त्यागना। राजा को कभी अपना क्या नहीं त्यागना चाहिए? शस्त्र। ठीक है। वो उसकी थोड़ी सी कमजोरी हुई। चलो बात आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। इसका उत्तराधिकारी पुत्र कौन हुआ? अग्निमित्र शुंग, जो शुंग वंश का अगला शासक बना। देखो पुष्यमित्र ना 2 ठोक स्तूप का क्या करता? रिनोवेशन। सांची के स्तूप में काय का खिड़की लगा देता है? तांबे का खिड़की लगाया। और दूसरा भरहूत स्तूप में पत्थर के जंगले बाउंड्री लगवा देता है बाहर। अरे अपना जो जगह होता है घर वर बनाते हो बाहर बाउंड्री लगा देते हो, वैसी इसने बाउंड्री बना दिया। 2 स्तूपों के नाम याद रखना, सांची स्तूप और भरहूत स्तूप। इसके बाद अगला शासक बनेगा इसका बेटा अग्निमित्र शुंग। अग्निमित्र शुंग की जानकारी का स्रोत एक नाटक है। नाटक। इस नाटक को लिखा कौन? कालिदास। और नाटक का नाम है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। अग्निमित्र शुंग इस नाटक का नायक हुआ करता था। इसने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। इसी के द्वारा सांची के स्तूप का जीर्णोद्धार कराया गया। अच्छा, हेलियोडोरस बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आया, लेकिन उसे काय का शिक्षा दे दिया गया? लेकिन किसके शासन काल में आया? इसको नाम याद रखना, भागवत मित्र। भागवत मित्र के शासन काल में इसने गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया। कहां? विदिशा में। हेलियोडोरस का एक क्वेश्चन 50 बार पूछा हुआ है। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहां पर है? विदिशा। कहां पर है? विदिशा। कौन सा धर्म अपना लिया भाई साहब ने? भागवत। कौन सा धर्म? भागवत धर्म अपनाया। ठीक है। किसका ये राजदूत था? एंटियालकिड्स। ठीक है। हिंद यूनानी राजा एंटियालकिड्स का ये राजदूत था। कौन? हेलियोडोरस। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। क्या था? देवभूति। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है राजवंश और उसके अंतिम शासक, कभी कभी क्वेश्चन आता है राजवंश और उसके संस्थापक, इसलिए अंतिम शासक जानना है। देवभूति। इसकी हत्या किसके द्वारा कर दिया गया? इसका वासुदेव। नाम क्या है? वासुदेव। और इसने एक नया राजवंश का स्थापना कर दिया, कण्व। कौन सा राजवंश? कण्व। बस एक ही चीज जानना है, खत्म हो गया कण्व डायनेस्टी। ठीक है। शुंग वंश के बाद कौन आया? कण्व वंश। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व। इसी जब भारत में कण्व डायनेस्टी चल रहा था, इसी समय आएगा सेंट थॉमस। सेंट थॉमस। कौन आएगा? सेंट थॉमस। सेंट थॉमस आता है ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। आज भी आप जानते हो सेंट थॉमस स्कूल, फलाना ढेकाना, जितने भी स्कूल सब यही है। ये थॉमस, वो थॉमस, सेंट थॉमस। काय करने आया था यहाँ?
ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। क्या करने आया था? ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। इस समय देखो, ये सेंट थॉमस उत्तर भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया, बढ़िया। दक्षिण भारत में भी करूंगा बोला, दक्षिण भारत गया, यहीं पर इसका क्या कर दिया गया? फ्राई कर दिया गया। दक्षिण भारत में इसकी हत्या कर दिया गया। किसका? सेंट थॉमस का। हो गया प्रचार। ठीक। इस वंश का अंतिम शासक आपको याद रखना है बेटा, सुशर्मा। संस्थापक का नाम याद रखना है वासुदेव, अंतिम शासक सुशर्मा। और इस सुशर्मा की हत्या कर दिया सिमुख। और इस सिमुख ने एक नया राजवंश जिसका नाम है सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन वंश की क्या किया? नींव डाला। अब भारत में एक नया राजवंश आ गया, सातवाहन वंश। कौन सा डायनेस्टी आ गया? सातवाहन। संस्थापक सिमुख। प्रमुख शासक सबसे प्रमुख शासक है हाल। सबसे प्रमुख शासक हाल। इसके बाद इसका प्रमुख शासक आएगा जीपीएस, गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी। उसके बाद आएगा वीपीपी, वशिष्ठीपुत्र पुलुआमी। वशिष्ठीपुत्र पुलुआमी। ये ऐसा राजवंश था जो मातृसत्तात्मक था। मतलब हर एक अपना नाम लेने से पहले अपने नाम के पहले किसका नाम लगाता था? माँ का नाम। इसको बोला जाता है मातृसत्तात्मक। अभी कैसा समाज? पितृसत्तात्मक। अभी समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, प्राचीन भारत के इतिहास में ऐसा ही क्या पढ़े अपन? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? मातृसत्तात्मक। कैसी सभ्यता थी? मातृसत्तात्मक। उसके बाद अपन अभी पढ़ रहे हैं कौन सा? सातवाहन वंश। ये भी कैसा था? तो मातृसत्तात्मक। कैसा था? हर एक राजा अपने नाम के पहले क्या लगाता था? ये देखो, गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसका एक बार आक्रमण होगा। अब देखो, आई के बाद आएगा एस, यहां पर आएगा सक, सका, सक। इसी को सीथियन बोलते थे, सक डायनेस्टी बोलेंगे, सीथियन बोला जाता है, सक। उस समय इनके पैरेलल में कौन आ जाएगा? शक डायनेस्टी। तो शक लोगों के बारे में तो बहुत लंबा चौड़ा पढ़ाना है मेरे को, ठीक है। बस आपको नाम भर जानना है। शकों का 5 ठो ब्रांच था भारत में। कितना ब्रांच था? 5 ब्रांच। कंधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, नासिक, ये 5 ब्रांच थे। शक यहाँ पर पांचों जगह क्या रहे? कौन रहते थे? शक। तो इसने न जीपीएस ने क्या किया? एक शक शासक जिसका नाम था नहपान, नहपान, ये नागपुर में रहता था, इसको क्या किया? इसकी हत्या कर दिया। गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है। इसके बारे में जानकारी का स्रोत है नागपुर का जोगलथंबी सिक्का। वहां से नागपुर को जो जगह है, वहां से एक नागपुर में एक जगह का नाम है जोगलथंबी। क्वेश्चन पूछ चुका है। जोगलथंबी, जगह का नाम जोगलथंबी या थम्पी, ऐसा कुछ नाम है, नागपुर के आसपास। वहां पर ये जगह है। वहां से इस बात की जानकारी, वहां पर जो सिक्का था उसमें क्या किया? एक नहपान को मार के नीचे लेटा दिया और ऊपर तलवार पकड़ के खड़ा है। तो सिक्का इस बात की जानकारी देती है कि शक शासक नहपान की हत्या किसके द्वारा किया गया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसके बाद आया वशिष्ठीपुत्र पुलुआमी। ये भी अच्छा था, लेकिन ये किसके चपेटा में आ गया? रुद्रदामन के। रुद्रदामन ये भी कौन था? शक शासक। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख याद आ रहा है कुछ? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यही रुद्रदामन क्या किया था? सुदर्शन झील का रिनोवेशन कराया था। याद आ रहा है कुछ? हाँ, कहाँ? तो ये वशिष्ठीपुत्र पुलुआमी और रुद्रदामन का युद्ध हुआ। इसमें ये नहीं पड़ जाता है।
वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी, ठीक है। लेकिन वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी ही क्या करता है, आंध्र प्रदेश पर आक्रमण करके, अपने समय में आंध्र प्रदेश पर आक्रमण करके आंध्रा को जीतता है। इसीलिए इसको पहला आंध्र शासक बोला जाता है। इसीलिए इनके नाम के सामने क्या लगा, आंध्र सातवाहन। चलो देखते हैं अब अपने स्लाइड पे। आंध्र सातवाहन वंश 28 बीसी से 300 एडी तक। इसके बाद डायरेक्ट आ जाएगा क्या, गुप्ता। कौन आ जाएगा, गुप्ता, ठीक है। चलिए, राजधानी थी इनकी प्रतिष्ठान, मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र। जगह कहां पर, महाराष्ट्र। प्रतिष्ठान कहां पर है, तो महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान। सातवाहनों की राजधानी कहां थी, सातवाहन वंश का छत्तीसगढ़ से रिलेशन है, किरारी का काष्ठ स्तंभ, ठीक है। सातवाहन वंश को जानना पड़ेगा आपको, सातवाहन का छत्तीसगढ़ से संबंध बहुत सारा है। संस्थापक का नाम क्या था, सिमुक। पहला महान शासक हाल, ठीक है। अच्छा, पहला एक का नाम सातकर्णी। जब ये शासक बना तब सातवाहनों की दूसरी राजधानी किसको बनाई गई, अमर। तो सातवाहन, सातकर्णी, हाल नहीं, सेकंड नंबर पे आएगा हाल, ठीक है। सातकर्णी नाम बस है, सातकर्णी नाम क्या इसका, सातकर्णी। सिमुक के बाद सातकर्णी। इस सातकर्णी ने क्या किया, अपनी राजधानी को कहां ले गया, अमरावती। कहां ले गया राजधानी, अमरावती। दो फैक्ट बस। इसके बाद अगला शासक बनेगा हाल। इसकी एक रचना नहीं भूलना है, गाथा सप्तशती। हाल की खुद की रचना है गाथा सप्तशती। संस्थापक का नाम सिमुक, संस्थापक का नाम एक, उसके बाद शासक बना, पहला जो प्रमुख शासक मेन रूलर आया सातकर्णी। सातकर्णी कुछ नहीं किया, राजधानी कहां शिफ्ट कर दिया, अमरावती, महाराष्ट्र। अमरावती भी कहां है, महाराष्ट्र पे, ओके। ये अपनी राजधानी कहां शिफ्ट कर देता है, अमरावती। इसके बाद इस वंश में एक शासक आया जिसका नाम है हाल। क्या नाम है इसका, हाल। इसकी एक रचना है गाथा सप्तशती, इसकी रचना की गई, ठीक है। लीलावती लीलावती छोड़ो, लीलावती पुस्तक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स। किसकी पुस्तक है, मैथमेटिक्स। लीलावती पुस्तक किस सब्जेक्ट से संबंधित है, तो गणित की पुस्तक है। सबसे महान शासक हुआ जीपीएस, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। इसी ने शक शासक किसको हराया, नहपान को हराया। और युद्ध किया कि जानकारी आपको कहां मिलती है, जोगल थंबी के सिक्के से मिलता है, ठीक है। कहां पर है, नासिक में। कहां पर है, तो नासिक में, नागपुर के पास, ठीक है, नासिक। इसका पुत्र इस वंश का अंतिम महान शासक हुआ जिसका रुद्रदामन के साथ युद्ध हुआ, उसी का क्या नाम बताया मैं, वीपीपी, वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी, वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी। लेकिन क्या होता है, इसमें रुद्रदामन जीत जाता है और किसकी, कौन हार जाता है, वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। इस वंश का अंतिम शासक पुलुवामी थर्ड हुआ। अंतिम शासक कौन हुआ, तो पुलुवामी थर्ड। परीक्षा में आपको सातवाहनों से जो क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्ट ध्यान से सुनना। पूरे भारत में पहला राजवंश जिसने सिक्का, शीशे का, कांच काय का, कांच का सिक्का चलाया, कौन सा राजवंश है वो, सातवाहन। इसे सिक्के को बोला जाता था पोटिन सिक्का, पोटिन सिक्का। शीशे का जो सिक्का चलाते थे सातवाहन, उनको क्या बोला गया, पोटिन। इन्होंने ही सबसे पहले एक व्यवस्था लाई ब्राह्मणों को भूमि दान देना। आज तक इतिहास में किसी ने ब्राह्मण, क्योंकि देखो अब यहां से ब्राह्मण, शुंग वंश आ गया था, कण्व वंश आ गया था, और ये जो सिर्फ सातवाहन, ये सब ब्राह्मण वंश है। इन्होंने सबसे पहले किनको भूमि दान देना प्रारंभ किया, ब्राह्मणों को। तो क्वेश्चन पूछेगा, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा किसने प्रारंभ किया, सातवाहन। लेकिन सबसे ज्यादा भूमि दान देगा कौन, गुप्ता। ब्राह्मणों को सबसे अधिक भूमि दान कौन देगा, गुप्त। कौन देंगे, गुप्त। चलिए,
ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा भारत में इन्होंने शुरू किया। नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते थे हर एक राजा, वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी, ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अपने नाम से कौन सा राजवंश अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाता था तो भी क्या आएगा, सातवाहना। इस तरह हम कह सकते हैं ये कैसा वंश था, तो मातृसत्तात्मक। कैसा राजवंश था, मातृसत्तात्मक। ओके, चले आगे। सामंत व्यवस्था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सामंत व्यवस्था इनके द्वारा भी चालू किया गया और कुषाणों ने भी चालू किया। इन्हीं को देख देखकर भारत में कैसे ये लोग शासन कर रहे हैं, यही देखकर कुषाण लोग भी लगाए। अभी कुषाणों के बारे में बताता हूं, ये कौन थे, कहां से आए थे, ठीक है। इसके बाद 4 विदेशी आक्रमण देखना है, तो इनकी एक व्यवस्था याद रखना, सामंती व्यवस्था। यही दिल्ली सल्तनत में कहलाया इक्तेदारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, इक्तेदारी व्यवस्था, ठीक। दिल्ली सल्तनत में सेम चीज होता था, वेतन के बदले सैनिकों को वेतन नहीं देकर के क्या दिया जाता था, जागीर या जमीन दिया जाता था। उसे ही इक्ता व्यवस्था बोला गया। क्या बोला गया, इक्ता व्यवस्था। लेकिन अभी प्राचीन भारत में यही क्या व्यवस्था कहलाया, सामंती व्यवस्था। तो ये जो सैनिकों को जो सैलरी ना देकर के क्या देते थे, जमीन दिया करते थे, इसी व्यवस्था को क्या बोला गया, सामंती व्यवस्था। इससे छोटे छोटे सामंतों का ग्रुप बनना और बाद में यही अपने राजा को पदस्थ करके खुद राजा बन जाए, इसी का एक उदाहरण कौन सा वंश है, गुप्त वंश। कौन सा वंश है, गुप्त वंश। लेकिन गुप्ता किसके सामंत थे, तो याद रखना कुषाणों के। किसके, कुषाणों के। ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। अब 4 विदेशी आक्रमण लाइन से देखो। पहला इंडो ग्रीक, पढ़ा दिया, 2 ही लोग थे, कौन कौन, मिनांडर और हेलियोडोरस। इसके बाद शक, शक लोग 5 प्रकार से आएंगे। कितने जगह आएंगे, कंधार, तक्षशिला, दोनों का भारत से लेना देना नहीं था, इसलिए छोड़ दो। उसके बाद अपने काम का है मथुरा, अपने काम का है नागपुर और अपने काम का उज्जैन। ये 3 ब्रांच अपने काम का है, उसको पढ़ना है। इसके बाद पहलव, शुरू होते ही खत्म हो गया पहलव, जैसे कण्व में डायनेस्टी वैसी पहलव। और ये मेन है कुषाण। पहले ये 4 राजवंश याद रखना है। जो मौर्य वंश के बाद 4 विदेशी आक्रमण, ISP के, आई का मतलब इंडो ग्रीक, हिंद यमन, हिंद। एस का मतलब सीथियन, शक, इसी को क्या बोलते हैं, सीथियन या सका डायनेस्टी। इसके बाद आएगा कौन सा, कुछ नहीं है, पहलव। पहलव में कुछ नहीं रखा है, पहलव, वो उसी में सेंट थॉमस पहलव। चलो, उसके बाद आखिरी था कुषाण वंश, कनिष्क, यही मेन है। देखो, पढ़ा चुका हूं मैं, बस एक जगह समराइज कर दिया इसमें। हिंद यमन या हिंद यूनान, ठीक है, हिंद यूनानी या हिंद यमन, इनका ओरिजिन, मूल स्थान था, ये देखो, अफगानिस्तान का बैट्रिया, यहां इनका मूल स्थान था। यहाँ के ये मूल निवासी थे, बैट्रिया। कहां पर जगह, ये अफगानिस्तान में, इस जगह पर थे। तो ये राजवंश आया कैसे, एक व्यक्ति का नाम याद है, सेल्यूकस निकेटर। इसी का सेनापति था कौन, डेमेट्रियस। इसने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार किया, बैट्रिया के आसपास। और यहाँ पर यूनानी ग्रीक थे और हिंदुस्तान के साथ मिलकर ये क्या कहलाने लगे, इंडो ग्रीक। और ये इस जगह पर रूल्ड किया करते थे। लेकिन भारत पर आक्रमण करने का सबसे पहला बार कोशिश किया कौन, डेमेट्रियस फर्स्ट। इसी को अपन क्या बोलते हैं, अपन, इसने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला इंडो ग्रीक रूलर था। इसने 165 BC में भारत पर आक्रमण करके सिंध पर अधिकार कर लिया और पंजाब के साकल को अपनी राजधानी बनाया। ये साकल, यहां से आक्रमण हुआ और यहां पर अपनी राजधानी बना लिया। ये शासक का नाम था डेमेट्रियस फर्स्ट, डेमेट्रियस फर्स्ट। आगे चलो, ये एक पर्वत है, देखो ये एक पर्वत है, नाम क्या है इसका, हिंदुकुश पर्वत। कौन सा पर्वत, हिंदुकुश पर्वत। प्राचीन समय में हिंदुकुश पर्वत सोने का भंडार हुआ करता था यहाँ पर, ठीक है। चलिए, जिसको भी आना होता था वहीं खैबर दर्रा से आता था। 2 लोगों का नाम याद रखना है, एक का नाम मिनांडर और एक का नाम हेलियोडोरस। एक का नाम मिनांडर, एक का नाम हेलियोडोरस।
कुछ नहीं देखना है, ध्यान से सुनो। मिनांडर आक्रमण करता है, इसी का नाम डेमेट्रियस, इसी का नाम क्या था? डेमेट्रियस। मिनांडर यहाँ पर आक्रमण करता है और नागसेन के संपर्क में आता है। नागसेन इसको काय का शिक्षा दे देता है? बौद्ध धर्म का शिक्षा दे देता है। नागसेन और मिनांडर के जो ये बीच में जो शिक्षा आदान प्रदान बात चल रही है, उसी पर एक पुस्तक लिख दिया गया, पुस्तक का नाम है मिलिंदपन्हो। बता चुका हूं, कहानी खत्म। दूसरा व्यक्ति यहीं का एंटियाल किट्स का राजदूत, नाम क्या था उसका? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस आ रहा था कौन सा धर्म अपनाने के लिए? बौद्ध धर्म अपनाने आया, लेकिन उसको बैठा क्या पढ़ा दिए? भागवत धर्म। क्या पढ़ा दिए? भागवत धर्म। और उसी कारण उसने विदिशा में क्या बनाया? विदिशा का गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन या विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख। ये देखो गरुड़ स्तंभ कौन बनाता है? हेलियोडोरस। अब हिंद यमन से क्या क्वेश्चन आएगा? इसने भारत पर एक मूर्ति कला की एक शैली दिया, इसका नाम है इंडो ग्रीक शैली। इंडो ग्रीक शैली मूर्ति कला की एक शैली थी। क्या बनाते थे लोग? मूर्ति। तो शैली का नाम याद रखना, इंडो ग्रीक शैली। भारत में सबसे पहली बार सोने का सिक्का जारी किया यवनों के द्वारा। हिंद यमन नहीं देगा तो केवल यमन देगा, इंडो ग्रीक नहीं देगा तो क्या देगा? केवल ग्रीक। भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? यवनों को। अब इसी में थोड़ा मॉडिफाइड, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाएगा कनिष्क। कौन चलाएगा? कनिष्क। और भारत में सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलाएंगे गुप्ता। भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? यवनों के द्वारा। किसके द्वारा? यवन। ठीक है। भारत के इतिहास में सबसे पहले सोने का सिक्का कौन चालू किया? हिंद यवन या केवल यवन मिलेगा। ठीक है। साथ में याद रखना है सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कौन चलाएगा? कनिष्क। ठीक है, वो कुषाण डायनेस्टी का है। साथ में याद रखना है आपको सबसे ज्यादा सोने का सिक्का कौन चलाया? तो गुप्त वंश के लोग। ठीक। इसके बाद दूसरा विदेशी आक्रमण होगा शक का, जिसको अपन सीथियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीथियन। अब इससे पहले ध्यान से ये घटना देखो, ये वाला क्षेत्र कहलाता है मध्य एशिया। ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? मध्य एशिया, मिडिवल एशिया। ये क्षेत्र पूरा मध्य एशिया। ये क्षेत्र क्या है? मध्य एशिया। यहां पर एक कबीला हुआ करता था, यूची कबीला। कौन सा कबीला? यूची कबीला। और यहीं पर ये शक वाले भी यहीं पर रहते थे, शक। ये यूची कबीले में 5 और कबीले, 5 और कबीला। कितने कबीलों में बटा था यूची कबीला? 5 कबीलों में। यूची कबीला ऑलरेडी कितने कबीलों में बटा था? 5 ठो कबीलों में। उसमें एक कबीले का नाम याद रखना है आपको, क्या था? ये तुम्हारा हुंड, हुंड शासकों का। और एक का था, देखो इसमें एक थे हुंड, दो ही को बता, बस याद रखना आपको, हुंड। एक कौन थे? हुंड। और एक याद रखना है कुषाण। एक था हुंड, एक था कुषाण। ये कबीले का नाम था यूची कबीला। यूची कबीले के लोग इस पर अटैक कर देते हैं शक। ये देखो शक, ये यहां पर था शक, यहां पर क्या थे? शक शासक। इनके ऊपर जब आक्रमण करते हैं तब ये हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत की तरफ भागते हैं। इसमें से कुछ लोग यहां रुक जाते हैं। पहला, कहां रुक गए? कंधार में। कुछ लोग आगे आएंगे, कहां रुक जाएंगे? तक्षशिला। दोनों आउट ऑफ इंडिया। लेकिन उसके बाद तीसरा ब्रांच कहां आया? चौथा ब्रांच कहां आया? और पांचवा ब्रांच कहां आया? ये पांचों शक हैं। पांचों क्या हैं? शक हैं। इनको मार पीट के मध्य एशिया से कौन भगाया? हुंड नहीं, यूची कबीला। यूची कबीला। कौन सा कबीला?
यूची कबीला ऑलरेडी 5 और कबीलों में बटा हुआ था, उसमें 2 ही कबीले को आप मेन जानिए, हुंड कबीला, कालके याद है, कालके, यूची कबीला, उसी पर पिक्चराइज किया गया उसको, यूची कबीला। यूची कबीले में भी कौन सा हुंड था, वो कौन सा था, हुंड, और उसी में एक याद है ना, कुषाण। इन सब का मूल स्थान पूछेगा तो मध्य एशिया, इन सब का मूल स्थान पूछेगा तो मध्य एशिया। तो शक कहां से आए थे, मध्य एशिया से। शक कहां से आए थे, तो मध्य एशिया। कितने भाग में आए थे, 5। कितने पार्ट में फैले, 5। पहला वाला कहां चले गया, कांधार। दूसरा वाला कहां चले गया, तक्षशिला, दोनों आउट ऑफ इंडिया। इसके बारे में नहीं पढ़ना है आपको। कौन सा पढ़ना है, मथुरा। और कौन सा पढ़ना है, और आपको कौन सा पढ़ना है, ये देखो मैं पहले बता दे रहा हूं। मथुरा के नीचे ये वाला क्षेत्र कहलाता मालवा। ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, मालवा। बेटा नक्शे से पढ़ेगा कभी नहीं भूलेगा, और नहीं पढ़ेगा कभी याद भी नहीं होगा। मालवा, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, मालवा। मालवा का एक शासक मथुरा के शक शासकों को परास्त करके भारत से निष्कासित करता है। कहां का, मालवा का शासक मथुरा के शक शासकों को हराकर भारत से निष्कासित करता है 57 बीसी में। कब, 57 बीसी में। एंड ही टूक अ टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। और इस कारण काय का उपाधि धारण किया उसने, मालवा शासक ने, विक्रमादित्य। टोटल इन इंडियन हिस्ट्री 14 लोग विक्रमादित्य की उपाधि लेंगे। क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में, कितने लोग लेंगे विक्रमादित्य की उपाधि, 14 लोग, जिसमें पहला व्यक्ति यही है। अभी तक सन नहीं बोला था, अब सन बोला हूं, 57 बीसी। इसको यहां से भारत से क्या करेंगे, भगाएंगे, खदेड़ेंगे, और काय का उपाधि धारण करेगा, विक्रमादित्य का। और इसी दिन एक संवत बनाएगा, विक्रम संवत। विक्रम संवत। तो विक्रम संवत कब होता है, कब, 57 बीसी। कैलेंडर, संवत का मतलब कैलेंडर। 3 कैलेंडर जानना है आपको, ठीक है। एक विक्रम संवत जानना है, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर जानना है, और एक शक संवत जानना है, ठीक है। तो ये किस पर आधारित था, चंद्रमा पर। किस पर आधारित था, चंद्रमा पर। क्वेश्चन देखो, जब भी आप संविधान पढ़ोगे तो 26 नवंबर 1949 2006 विक्रमी को आपका संविधान लागू हो रहा है, ऐसा लिखा रहेगा। तो 1949 में आप क्या जोड़ दीजिए, 57 जोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक क्या जाएगा, 2006। विक्रम संवत 2006, विक्रम संवत 2006। और अभी कौन सा विक्रम संवत चल रहा होगा, 23 में जोड़ दीजिए कितना, 57, ठीक है। 57 बीसी में मालवा का शासक मथुरा के शक शासकों को परास्त करके यहां से भारत से बाहर फेंकता है। कब की बात कर रहा हूं मैं, 57 बीसी। इसी उपलक्ष्य पर वो काय का उपाधि देगा, ही टू का टाइटल विक्रमादित्य। काय का उपाधि लेगा, विक्रमादित्य का। और इसी दिन चालू हो जाएगा कौन सा संवत, विक्रम संवत। ये पहला हुआ। दूसरा, ये नासिक में बैठा था नहपान। नासिक में कौन था, नहपान। इसी को वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी, सॉरी, गौतमी पुत्र, जीपीएस, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी नासिक के युद्ध में हराएगा। काय के युद्ध में हराएगा, नासिक के युद्ध में हराएगा। और हमको कैसे पता, जोगल थम्बी के सिक्कों से प्राप्त हुआ, जो नासिक से मिला। ये इस बात की जानकारी देता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नासिक के शक शासक नहपान को क्या किया, परास्त किया। इस बात की जानकारी हमको किससे मिलता है, जोगल थम्बी के सिक्कों से। ये दूसरा ब्रांच, नहपान की हत्या। उज्जैन से आप आदमी को याद रखना है, इसी का नाम था क्या, गढ़ अभिलेख किसका है, रुद्रदामन। ये रुद्रदामन कहां का था बेटा, उज्जैन ब्रांच का। कौन से ब्रांच का था, उज्जैन ब्रांच का। यही रुद्रदामन कहां गया,
गिर गुजरात, और वहां पर सुदर्शन झील का क्या किया, रिनोवेशन कराया। काय का रिनोवेशन कराया, सुदर्शन झील का रिनोवेशन कराया। और अपने जूनागढ़ अभिलेख में, जो संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है, उसमें लिखाया कि आज से लगभग 150-200 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सुदर्शन झील पर काय का निर्माण कराया था, बांध का निर्माण कराया था। मैं रुद्रदामन आज इस बांध का क्या कर रहा हूं, रिनोवेशन या जीर्णोद्धार। अच्छा, सरकारी खर्च पर, यह भी याद रखना है, सरकारी खर्च पर। किसने बनवाया था उसको, बनवाया कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। लेकिन रिनोवेशन कौन किया गया, किसके द्वारा, रुद्रदामन के द्वारा। और इसी रुद्रदामन ने वीपीपी वशिष्ठिपुत्र पुलुआमी को क्या किया, युद्ध में परास्त किया। ये 3 ब्रांच याद रखना है आपको भारत में, किनके, शकों के। अफगानिस्तान का कांधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, नासिक, और नासिक के साथ ही क्या बोलना है, नासिक और गुजरात। उज्जैन ब्रांच से कौन था, रुद्रदामन। चलिए देखिए, मथुरा के शक शासक, मथुरा के शक शासक, मालवा के शासक ने इसको परास्त किया 57 बीसी में, और काय का उपाधि धारण किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, और विक्रम संवत चलाया। ठीक है, हिंदू कैलेंडर इसी विक्रम संवत पर आधारित है, सब छोड़ दो। आगे चल के कुषाण, इसका कुषाण अपना राज्यभिषेक कराएगा 78 एडी में, और ये चालू करेगा शक संवत। कौन सा संवत, शक संवत। 2 कैलेंडर हो गए, एक होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर 0 एडी का, कौन सा एडी, जो आप अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर ही यूज करते हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। लेकिन अगर ये शक संवत, देखो ये आगे चालू किया शक संवत, भारत का जो हिंदू पंचांग है किस पर आधारित होता है, शक संवत पर। ठीक है, आगे बताऊंगा इसके बारे में। दूसरा ब्रांच देखो, नासिक ब्रांच, नासिक ब्रांच से इसका नाम देखो, नाहपान और भूमक। इसको कौन हराएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी, कहा, जोगल थंबी से प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे चल के अपने को मिलेगा उज्जैन शाखा से रुद्रदामन। उज्जैन शाखा से कौन, रुद्रदामन, जिसने वशिष्ठी पुत्र पुलुआमी को क्या किया, परास्त किया। इसी ने क्या कराया भैया, किसका रिनोवेशन कराया, सुदर्शन झील का। कैसे पता चला, जूनागढ़ अभिलेख से। शक वंश का अंतिम शासक, पूरे शक डायनेस्टी का सबसे अंतिम शासक रुद्रसेन थर्ड, रुद्रसेन थर्ड। इसको हराएगा गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कौन हराएगा, तब तक रहेंगे शक लोग, कहीं मार खा के कहीं चुपचाप बैठे हैं, कोई भगा रहा है, लात मार रहा है, उसके बाद भी नहीं जा रहे। कहां जाएंगे, ऊपर में तो काल के बैठा है, कहां जाएंगे बेचारे, यहीं सड़ पड़ के दे बत्ती उधर चल रहा है तो यहीं बैठे हैं, मार खा खुआ के यहीं पर बैठे चुपचाप। कौन से शासक, शक शासक। कब तक लास्ट बैठे रहेंगे, रुद्रसेन थर्ड। इसको फाइनली हराएगा कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। एंड ही टू का टाइटल ऑफ सकारी, शकों का अंत करने वाला क्या कहलाएगा, सकारी। वहां तक इन कहीं ना कहीं छोटा छोटा मात्रा में शक रहेंगे। ओके, चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इसे भारत से क्या, इसका क्या किया जाता है, अंत होता है शकों का। तीसरा आक्रमण होगा पहलवों का। नाम क्या है, पहलव। एक ही नाम जानना है, गोंदो फर्निस। अगर फर्श में गोंद बीत जाएगा क्या बोलोगे, गोंदो फर्निस। ठीक है, कुछ नहीं जानना है। इसी के समय में जब ये तीसरा, और उधर अपना याद ना, पहलव कौन आता है, सेंट थॉमस। सेंट थॉमस वॉज कम, किसके लिए कमिंग हुआ है भाई साहब का, कौन से धर्म को प्रचार कर रहा है ये, पंजा छाप को नहीं रे, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए कौन आया था, सेंट थॉमस। उत्तर भारत में प्रचार प्रसार कर लिया, बढ़िया, दक्षिण भारत गया, अब बोले वहां भी प्रचार प्रसार करूंगा। और दक्षिण भारत गया, वहां इसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, और प्रचार प्रसार क्या हुआ, थम गया। ठीक,
इसके बाद ईसाई धर्म का प्रचार होगा कब? जब अंग्रेज आएंगे। देखिए, पहलवों के बारे में जानकारी, किसके बारे में? पहलव के बारे में जानकारी पाकिस्तान का तख्तेगढ़ी शिलालेख, जो किस लिपि में लिखा गया है? खरोष्टी लिपि में मिला है, जो इस वंश की जानकारी देता है। इस वंश का अंत किसके द्वारा किया गया? कुषाणों के द्वारा। इसका अंत कौन किया? कुषाण। अब ये कुषाण कौन थे? यूची कबीले में मैं आपको 5 में से 2 कबीले का नाम बताया। एक का नाम बताया हुंड और दूसरा कुषाण। यही कुषाण भागते भागते इनका पीछा करते करते कहां आ गए? भारत। मेन जगह लेकिन ये इनका गढ़ था पेशावर, पाकिस्तान। कहां तक? कहां मेन गढ़ था इनका? पेशावर, पाकिस्तान। अब ये कुषाण आया तो ये लोग क्या खाते थे? पिज्जा। पिज्जा से पहले डोसा खाते थे, कट पीस डोसा। ठीक है, तो पहला संस्थापक का नाम कुजुल कट पीसेस। क्या? कुजुल कट पीसेस। दूसरा शासक का नाम देखो, विम कट पीसेस। कट पीस ही खाएगा। ठीक है, पहला शासक कुजुल कट पीसेस, इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ले लिया ही अडॉप्टेड बौद्धिज्म। लेकिन विम कट पीसेस याद रखना है, शैव धर्म को अपनाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछता है। कौन सा कुषाण शासक जिसने शैव धर्म का पालन किया? विम कट पीसेस। कुजुल कट पीसेस क्या, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। साथ में याद रखना, इस पूरे वंश का सबसे फेमस और सबसे महान शासक कनिष्क, ही आल्सो अडॉप्टेड बौद्धिज्म। इसीलिए चौथी बौद्ध संगति किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। इसने कौन सा धर्म को अडॉप्ट कर लिया? बौद्ध धर्म को। कौन से धर्म को? इसकी राजधानी याद रखना है पेशावर, लेकिन इनकी सांस्कृतिक राजधानी होती थी मथुरा। गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली, ये 2 प्रमुख मूर्ति कला की 2 प्रमुख शैलियां थी। अब देखो ध्यान से, कनिष्क क्या करता है? ये कश्मीर के क्षेत्र में पर भी कुछ मात्रा में क्या रहते थे? याद रखना है, शक शासक। किस क्षेत्र पर? कश्मीर के क्षेत्र पर। तो कश्मीर के क्षेत्र से शक शासकों को पराजित करता है और 78 एडी में अपना राज्याभिषेक कराएगा। कब कराएगा? 78 एडी में। कब करवाएगा? 78 एडी में। और 78 एडी में ही ये याद रखना है, अपना राज्याभिषेक कराएगा और शकों को पराजित करने के कारण एक नया कैलेंडर जारी करेगा। आज मेरा राज्याभिषेक हो रहा है, मेरा कोरोनेशन हो रहा है, तो आज से जो भी होगा उसके पीछे लिखाएगा शक संवत। कौन सा संवत? तो शक संवत याद रखना 78 एडी और विक्रम संवत याद रखना है 57 बीसी। क्वेश्चन पूछा है शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने सालों का अंतर है? क्वेश्चन क्या पूछता है? शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने ईयर का डिफरेंस? 135। अरे जोड़ देना, वो बीसी है, ये एडी है, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 135 साल। कितना साल? 135 साल। 135 ईयर का क्या रहेगा? गिफ्ट। सुनाई दिया? आपका जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, राष्ट्रीय पंचांग, चैत वैशाख, ठीक है, जेठ सावन आषाढ़ भादो कुंवार कार्तिक, ये जो है ये आपका कैसा शक संवत पर आधारित पंचांग है। ये भी चंद्र आधारित कैलेंडर है, चंद्रमा पर आधारित है। जबकि विक्रम संवत भी किस पर आधारित है? चंद्रमा पर। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, जो 0 एडी बोल रहा हूं मैं, जनवरी फरवरी मार्च, वो सन आधारित है। किस पर आधारित है? सूर्य आधारित है। ठीक है, अब ये क्या किया? इसने ना बौद्ध धर्म अपना लिया और ये भाई साहब कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कर दिया। कौन से नंबर का? चौथा बौद्ध संगति। इसी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट जाता है। एक शाखा का नाम है हीनयान और एक शाखा का नाम है महायान। तो ये महायान शाखा को अपनाता है।
कौन से शाखा वाला है? महायान शाखा। कौन माइका लाल बताएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन धर्म को अपनाता है? जैन धर्म भी दो भागों में टूट जाता है, श्वेतांबर और पीतांबर, दिगंबर और श्वेतांबर। कौन से धर्म को अपनाया? दिगंबर की श्वेतांबर? दिगंबर जैन। कौन सा जैन? क्वेश्चन इसीलिए पूछेगा कौन सा शाखा, तो महायान शाखा। दो शाखाएं थी, तो महायान शाखा के लोग बौद्ध धर्म का कट्टरता से पालन नहीं करते थे, थोड़ा सा चलता था, ठीक है। साथ में याद रखना, ये बुद्ध को भगवान की तरह मूर्ति बनाकर पूजा करते थे, इसीलिए मूर्ति कला की दो शैली बहुत ज्यादा फेमस हुआ कनिष्क के शासनकाल में। एक मथुरा मूर्ति कला शैली और दूसरा गांधार मूर्ति कला शैली। दोनों में सबसे ज्यादा कनिष्क के समय किस भगवान की मूर्ति बनी? तो पूरा का पूरा मूर्ति किसका बनता था? गौतम बुद्ध का। किसका मूर्ति बनता था? गौतम बुद्ध का, क्योंकि ही अडॉप्टेड बौद्धिज्म। कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन इसने अपने तलवार को नहीं छोड़ा। एंड ही अटैक इन पाटलिपुत्रा। ये अटैक कहां पर करता है? पाटलिपुत्र पर। पाटलिपुत्र पर अटैक किया तो उसको एक चीज मिला वहां से। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा? पाटलिपुत्र पर अटैक किया तो वहां पर मिला उसको गौतम बुद्ध का भिक्षा पात्र, जिससे वो क्या मांगता था? भिक्षा मांगता था। कौन? गौतम बुद्ध। तो पाटलिपुत्र पर अटैक करने पर इसको दो चीज प्राप्त हुआ, पहला गौतम बुद्ध का भिक्षा पात्र, और दूसरा चीज याद रखना है आपको, वसुमित्र, अश्वघोष, सॉरी अश्वघोष। कौन? अश्वघोष। चौथे बौद्ध संगति के दो अध्यक्ष कौन कौन? वसुमित्र और जो अश्वघोष बोल रहा हूं, ये कहां का था? पाटलिपुत्र का। इसको अपने साथ ले आया। बात समझ में आ रहा है? पाटलिपुत्र पर अटैक करके दो चीज मिला, पहला क्या मिला इसको? गौतम बुद्ध का भिक्षा पात्र, और दूसरा मिला एक दार्शनिक जिसका क्या नाम था? अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा टीचर था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसलिए बौद्ध धर्म, इसीलिए चौथे बौद्ध संगति का ये अध्यक्ष किसको बनाना चाहता था पता है? अश्वघोष को। लेकिन पब्लिक के बोलने पर इसने किसको बनाया? वसुमित्र और अश्वघोष दोनों को। ये खुद एक बहुत बड़ा विद्वान था और विद्वानों का क्या करता था? संरक्षण। तो इसके दरबार के कुछ प्रमुख अधिकारियों के नाम देखो। सबसे पहला देखो, चौथी बौद्ध संगति इसने करवाया ही किसके बोलने पर था? ये देखो, पार्श्व। पार्श्व की सलाह पर क्वेश्चन पूछेगा, कनिष्क ने किसकी सलाह पर चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया? पार्श्व। ये कौन था? तो एक दार्शनिक था। इसके दरबार का ये सबसे प्रमुख दार्शनिक क्या नाम था इसका? पार्श्व। इसने अपने दरबारी दार्शनिक के कहने पर कनिष्क ने कौन सा? कश्मीर के कुंडलवन में कौन सी बौद्ध संगति कराई? चौथी बौद्ध संगति कराई। पार्श्व, पहला व्यक्ति का नाम पार्श्व। क्वेश्चन मेंस में ऐसी आएगा, कनिष्क के दरबार के प्रमुख विभूतियों को बताइए, पार्श्व। दूसरा याद रखना है चरक, इसकी रचना का नाम याद रखना, चरक संहिता। वो सर्जन था, उस समय ऑपरेशन कर देता था, प्लास्टिक सर्जरी, करिया गोरा गोरा करिया, प्लास्टिक सर्जरी कौन कर देता था? चरक, सर्जन था उस जमाने में। और किसके दरबार में था? चरक, डॉक्टर, सर्जन। इसने आयुर्वेद पर एक पुस्तक लिखा, नाम क्या उसका? चरक संहिता। इसके ही दरबार में था नागार्जुन, जिसे क्या कहा जाता था? आइंस्टीन ऑफ इंडिया। इसी ने पहले क्या दिया? रिलेटिव थ्योरी दिया। बोला कोई ना, हर एक वस्तु किसी न किसी के सापेक्ष मूव करता है, हर एक वस्तु किसी न किसी के सापेक्ष गति करती है। इस बात को सबसे पहले कौन बता दिया? नागार्जुन। और आगे चलकर इसी थ्योरी को कौन दिया? आइंस्टीन। इसी कारण नागार्जुन को क्या बोला जाता है? भारत का आइंस्टीन। ये भी किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। ऑलरेडी एक पंडित था, नाम क्या था उसका? ये कनिष्क का दरबारी कवि था, कोर्ट पोएट आप कनिष्क का। महाविभाषा सूत्र की रचना किसके द्वारा किया गया? कौन बताएगा? ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है कि जैन धर्म का ग्रंथ है?
महाविभाषा सूत्र बौद्ध धर्म का। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का। वसुमित्र। चौथे बौद्ध संगति का अध्यक्ष भी कौन था? अश्वघोष। इसकी रचना याद रखनी है आपको, अश्वघोष की। बुद्ध चरित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, बुद्ध चरित्र, बौद्ध धर्म का महाकाव्य। इस अश्वघोष को कहां से उठा के लाया? ये पाटलिपुत्र से। कहां से? पुत्र से। और पाटलिपुत्र से ही क्या मिला उसको? गौतम बुद्ध का भिक्षा पात्र। 5 लोगों का नाम नहीं भूलना है। पहला पार्श, दूसरा चरक, तीसरा, चौथा वसुमित्र, पांचवा अश्वघोष, पांचवा अश्वघोष। ओके। कुषाण वंश के शासन काल में एक अरबी नाविक, इसका नाम नहीं भूलना, हिपालस। इस अरबी यात्री का क्या नाम था? इसी ने भारत में सबसे पहले मानसून की जानकारी दिया। इसकी जानकारी दिया? मानसून की। ये है तेरा कनिष्क, यहां पर फोटो डाला गया इसका, हिपालस। तो भारत में सबसे पहले मानसून की जानकारी कनिष्क के शासन काल में किसके द्वारा दिया गया? अरबी नाविक है। कभी कभी हिपालस का नाम नहीं मिलेगा, अरबी नाविक मिलेगा। अरब का था। कहां का था? अरब का नाविक था। नाम था हिपालस। नाम क्या था उसका? हिपालस। ठीक है। भारत में सर्वाधिक सोने का सिक्का कौन से वंश में चला? कुषाण वंश में। और चलाया किसके द्वारा गया? खुद कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। कनिष्क में व्यापार कहां से कहां तक था? रोम, मिस्र आदि तक फैला था। इस बात की जानकारी एक बुक देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, पेरिप्लस ऑफ एथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ एथ्रियन सी। क्वेश्चन क्या पूछा देख यूपीएससी में, पेरिप्लस ऑफ एथ्रियन सी के राइटर का नाम क्या है? ठीक है, याद रखना है, अज्ञात है। क्या है ये? अज्ञात। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अरे पुस्तक है, राइटर का नाम ही नहीं, कैसे कर लोगे? अज्ञात। क्या बोलोगे? अज्ञात। ठीक है। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाला एक सबसे पहला शासक हुआ। ठीक है, जो चीन के रेशम मार्ग पर, ठीक है, जो उत्तरी मार्ग, और ये थल से होकर गुजरता था। इसके समय में ना थल और जल दोनों मार्गों से, देखो ये भारत का मैप बना देता हूं छोटा सा। चलो अभी काम नहीं है। ये देखो ऐसा, ये चाइना है, यहां से ऐसा व्यापार होता था इजिप्ट, मिस्र तरफ, या यहीं से यहां आकर के रोम के तरफ ऐसा व्यापार होता था। कौन सा? ये कहलाता था रेशम मार्ग, सिल्क रोड। कौन सा रोड? सिल्क रोड। इतिहास का पहला शासक जिसने सिल्क रोड पर क्या किया था? अपना अधिकार कर लिया था। देखो दोनों साइड से होता था, थल मार्ग से भी होता था और वाटरी पार्ट से, लेकिन इसने केवल किसको जीता था? थल मार्ग को। तो किस शासक ने रेशम मार्ग पर अपना अधिकार किया था? तो याद रखना, कनिष्क। हाँ, बोलता था मेरे को टैक्स दो और जो करना है करो। क्वेश्चन ऐसी पूछेगा। ओके। इस वंश का अंतिम शासक वासुदेव। चलो, इसके सामंत धीरे धीरे अलग होते गए और सबसे बड़ा गुप्त, ये देखो, और यही किसका न्यू डालेगा? गुप्ता डायनेस्टी का। कौन से वंश का? गुप्त वंश का। ठीक है। जल मार्ग, इसमें जल मार्ग पर भी व्यापार होता था। ये वाला बंदरगाह क्या कहलाता था? ताम्रलिप्ति। और यहाँ पर एक बंदरगाह होता था, कौन सा? सोपारा, नाला सोपारा, मुंबई। ठीक है। हाँ, 105 एडी में कनिष्क की मृत्यु हो जाती है। इसके उत्तराधिकारी लायक नहीं थे, इसीलिए याद रखना है एक नया राजवंश का स्थापना होगा, जो इन्हीं के क्या थे? सामंत हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। और वैशाली के आसपास क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में वैशाली, उसी के आसपास क्षेत्र पर एक नया राजवंश का उदय हुआ। उस राजवंश का क्या नाम था? गुप्त वंश। कौन सा वंश? गुप्त वंश। ओके।